समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और इसके साथ ही साथ आजमगढ़ से प्रत्याशी भी हैं। सीधे हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। धर्मेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैनपुरी से तमाम शिकायतें भी आई हैं आप लोगों के पास, आप लोग लगातार प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं। कौन कौन सी शिकायतें आपके एजेंट को लेकर? देखिए, लगातार शिकायतें आ रही हैं। कई जगह ईवीएम खराब की भी शिकायतें आई हैं, मशीनों की। कई जगह एजेंट हमारे उठाए हैं पुलिस ने। कई जगह पुलिस बदतमीजी करके वोटरों को रोक रही है। कुछ जगह पे गुंडे लोग वोटरों को रोकने में लगे हुए हैं। तमाम तरीके की शिकायतें आ रही हैं। इन सब शिकायतों के बावजूद आरडी डिम्पल जी की ऐतिहासिक जीत को कोई नहीं रोक पाएगा। ये आप बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस उठा रही है और मैं बूथ वाइज बता सकता हूँ। नगला जुला पे हमारी पार्टी के बूथ एजेंट दीपू चौहान को उठाया गया। एक अरसानंद मैनपुरी सदर की पोलिंग पर हमारे एजेंट रामू गुप्ता को उठाया गया। आपके ओड़न मंडल एक बूथ का नाम है, गांव का नाम, वहाँ पे आशु तोमर नाम का बीजेपी का गुंडा, जिसको जयवीर सिंह ने गृह मंत्री जी से भी मिलवाया था मंच पे, जिस बात को कल मैंने मैनपुरी की मीडिया के बीच कहा था। आशु तोमर वहाँ पे हमारे पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के लोगों की पिटाई करके पोलिंग बूथों से भगाया। करेल की इस्लामिया की पोलिंग पर हमारे ये पुलिस के प्रशासन के लोग, हमारी जो महिलाएं जा रही हैं, उन महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। तो इस बाबत क्या आप चुनाव आयोग से जाकर लगातार शिकायतें की जा रही हैं, लगातार शिकायतें की जा रही हैं आयोग से। और ये बातों पे, जिन पोलिंगों के साथ ये हुआ है, कल लिखित तौर पे ऑब्जर्वर साहब को हम लोग देके आए थे कि इन पोलिंगों में बीजेपी के लोग गुंडई करेंगे, लेकिन कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं बढ़ाई गई। मैं आपसे आखिरी सवाल ले लेता हूं। महाराणा प्रताप की प्रतिमा को लेकर जिस तरीके से एफआईआर वगैरह दर्ज हुई है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा और का इंसल्ट किया गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, महाराणा प्रताप जी का हम लोगों ने हमेशा सम्मान किया है। ये बीजेपी के लोग सुनियोजित बना रहे हैं। आरडी अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में महाराणा प्रताप जी की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। आप इस फैसले से अंदाज लगा सकते हैं कि उनके लिए हमारे समाजवादी लोगों के दिलों में कितना सम्मान था या है। और भारतीय जनता पार्टी की और योगी जी की सरकार ने उस सार्वजनिक अवकाश को ख़त्म किया है। इससे उनकी भी नीयत का अंदाज लगा सकते हो। तो आज शाम को आजमगढ़ के लिए निकल जाएंगे आप? हाँ, बिल्कुल। आजमगढ़ में कल कार्यक्रम दिए हैं, जाएंगे। और अभी तो पोलिंग पर हैं। आजमगढ़ में सब कुछ ठीक है? हाँ, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दौरे पे हो जाएंगे तो एक नया उफान आजमगढ़ की राजनीति में आएगा। थैंक यू। तो ये थे धर्मेंद्र यादव, आजमगढ़ के प्रत्याशी भी हैं और खासतौर से डिम्पल यादव का जो मैनपुरी लोकसभा है, इस लोकसभा में लगातार वो प्रचार प्रसार इनको करते हुए देखा। आज इनको हम लोग बूथ मैनेजमेंट में देख रहे हैं, तमाम इलाकों में वो ये लगातार जा रहे हैं। जी, तो देखिए, मैनपुरी जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन तीसरे चरण में 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की साख भी दांव पर लगी हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट से दिग्विजय सिंह, कर्नाटक की बेलगाम सीट से जगदीश शेट्टार और कर्नाटक की हावेरी सीट से बसवराज बोम्मई शामिल हैं। तो इन चारों दिग्गजों की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जिन्होंने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया है। तीसरे चरण में तमाम दिग्गज जो हैं अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वोट डालकर आए हैं। सर, आपका वोट, चूंकि वोटिंग कम हो रही थी, इसलिए थोड़ा दिखाएं, लोगों को उत्साह हो। नहीं, आज वोटिंग भरपूर होगी, आप चिंता न करें। लोकतंत्र के महोत्सव में भाग लेने का मुझे सौभाग्य मिला। वोट लोकतंत्र की आत्मा और प्राण है, सब वोट जरूर करें। सर, वोट डाल रहे थे तो क्या सोच रहे थे? केवल विदिशा की जनता का कल्याण, विदिशा का विकास और गिलहरी की तरह प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सांसद के रूप में अपने देश की प्रगति और विकास में योगदान देता हूँ। सर, एक बार उंगली दिखा दीजिए, उंगली दिखा दीजिए। ये देखिए, शिवराज जी अपनी उंगली दिखाते हुए नीली स्याही का निशान वोट डालकर आए हुए और कहते हुए कि वो अपने जो उनका मकसद है, जो उनका राजनीति का मिशन है, उसमें एक गिलहरी की तरह वो चाहते हैं कि एक सांसद बनकर दिल्ली। ये आप अपने कार्यकर्ताओं से लगातार ये अपील कर रहे हैं कि आखिरी चुनाव, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि मैं 77 साल का हूँ। इसके बाद कोई चुनाव? अब 82 साल की उम्र में कौन चुनाव लड़ेगा? राज्यसभा का तो की खिड़की खुली हुई है ना। देखिए, बात ये लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ। लोकसभा की बात कर रहे हैं, फिर भी हो गया काफी। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि सर, आप इतने अनुभवी नेता हैं, पूरे देश में जिस तरह से प्रचार चल रहा है, पहले और दूसरे चरण के बाद कुछ ऐसा लग रहा है कि आप लोग ज्यादा आक्रामक हो गए हैं, उसके पीछे क्या है, क्या वजह है, क्या राज क्या है? क्योंकि जिस प्रकार का भाषण नरेंद्र मोदी जी देने लगे हैं, भैंसों के बारे में, मंगलसूत्र के बारे में, मीट और मछली के बारे में, तो उसके बारे में आक्रामक नहीं होंगे तो क्या होंगे? ये देश के प्रधानमंत्री के भाषण है।
और अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। आरक्षण के मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे इंडिया गठबंधन को घेरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन के लोगों के मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बना दिया। प्रधानमंत्री ने खरगोन की रैली में कांग्रेस पर वोट जिहाद करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में कहा कि ये लोगों को तय करना होगा कि देश में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य। आज भारत इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं और यहां के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। यानी मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। सोचिए कांग्रेस किस स्तर पर उतर आई है। कांग्रेस की नजर आपकी कमाई और आपके आरक्षण पर पड़ी है। वो किसी न किसी बहाने आपकी जो संपत्ति है वो भी लूटना चाहते हैं और बाबा साहब ने जो आपको आरक्षण दिया है उसमें भी डाका डालना चाहते हैं। मैं समझाता हूं कैसे। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी के हक का जो आरक्षण है वो धर्म के आधार पर लूट चला करके बांटना चाहती है। अब ये कोई हवाबाजी नहीं, उन्होंने किया है। कर्नाटका में उनकी सरकार है कांग्रेस की। कर्नाटका में क्या किया? उन्होंने रातों रात एक हुक्म निकाला, फतवा निकाला, सरकारी हुक्म, और रातों रात थप्पे मार करके बना दिया। क्या? उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि कर्नाटका में जितने भी मुसलमान हैं, हर बस मुसलमान होना चाहिए, उसको रातों रात ओबीसी